ये खबर टोंक से, जहां से दो गुटों में पत्थरबाजी की खबरें सामने आ रही है। घटना पुरानी टोंक थाना इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि पुराने विवाद के चलते ये झगड़ा शुरू हुआ। झगड़े की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी सुभाष चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करवा दिया। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। ये 3 महीने पहले दो पक्षों में कोई विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर इनके आपस में समझाइश भी हो गई थी और आपस में इन्होंने बैठ करके समझौता कर लिया था। इसके बाद में आज पुलिस के संज्ञान में आया कि 3 महीने बाद ये वापस से पक्ष एक दूसरे के प्रति कमेंट्स करने लग गए। तो इसको लेकर के दोनों पक्षों में प्रतिरोध पैदा हुआ। पुलिस ने मौके पर जाकर समझाइश कर दी। दोनों पक्षों ने जो FIR दे रहे हैं तो दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ये खबर अजमेर से, जहां एक सिनेमा घर में कुछ युवकों के उत्पात मचाने की खबर मिल रही है। मामला जिले के किशनगढ़ कस्बे का है। बताया जा रहा है कि इन युवकों ने शराब पी रखी थी। दरअसल सिनेमा घर में 4 युवकों का इंटरवल के दौरान सीट पर बैठने को लेकर दर्शकों के साथ विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी युवकों ने सिनेमा हॉल में जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि इनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। और डूंगरपुर से एक अस्पताल में तोड़फोड़ और एक डॉक्टर के साथ मारपीट की खबर भी सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। घटना उपासना जीवन रक्षा अस्पताल की है। बताया जा रहा है कि बीती रात पीड़ित डॉक्टर काशीनाथ दास तबियत खराब होने की वजह से एक मरीज को अटेंड करने से मना कर दिया। तभी मरीज के साथ आए कुछ युवकों ने डॉक्टर पर हमला कर दिया और अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे। आपको बता दें कि इस दौरान डॉक्टर दास की नाक की नस कट गई और अस्पताल का भी काफी नुकसान हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कैमरा साइड में रहे। मेरे पास बस्ती के पेशेंट यहाँ पे आए थे सुबह में 4 बजे। मैं 12 से 1 बजे अब एपीकॉन अपने कॉन्फ्रेंस से 1 से 2 बजे के बीच गाड़ी से लौटा। मेरा तबीयत ठीक नहीं था, अतः हमने उनको जवाब दिया था कि अभी डॉक्टर साहब नहीं आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत जी जात करने लगे, नहीं हमको तो देखिए। आने के बाद उनका BP नॉर्मल था। अतः हम बोले कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आप कृपया नहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ पे उन लड़कों ने मारपीट स्टार्ट कर दी कि नहीं आप क्यों खोल के रखें। इस तरह का अमानवीय व्यवहार हमारे साथ नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे घूंसे से मारा, जिसके चलते मेरे नाक के नस फट गई। ये आप देख सकते हैं। हमें भी एक मानवीय अंदाज में देखना चाहिए डॉक्टरों के प्रति। अगर डॉक्टर के पास तबीयत ठीक नहीं रहेगा तो पहले वो तबीयत ठीक हो तो ही ना दूसरे को इलाज कर सकता है। इस तरह का व्यवहार हमारे डॉक्टरों के प्रति नहीं होना चाहिए। और ये खबर अलवर से, यहाँ बाइक चोरी करते हुए चोरों को लोगों ने धर दबोचा और जमकर मारपीट की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं कुछ लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस का कहना है कि लोगों की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। अलवर के शाहजहांपुर टोल प्लाजा पर एक बस अचानक अनियंत्रित होकर टोल बूथ के पाइप से टकराती हुई बूथ लाइन में फंस गई। बताया जा रहा है कि 30 सवारियों को लेकर जा रही जयपुर डिपो के इस बस में अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से बस अनियंत्रित हो गई और फिर बूथ संख्या 4 की लाइनों में फंस गई। यह बस दिल्ली जा रही थी। बस के अनियंत्रित होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। बाद में बड़ी मुश्किल से बस को बाहर निकाला गया। जयपुर डिपो की है। तो कितनी सवारी थी? 30 सवारी। 30। अच्छा, कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे। कितने बजे की बात है? यहाँ हुआ जी 10 बजे। कैसे क्या हुआ? इसका सेंटर बोल्ट टूट रहा है, जो पीछे से हिस्सा घूम गया। इसका पीछे का हिस्सा घूम गया।
सेंट्रल बोर्ड की वजह से। फिर वहाँ से डिपो से देख कर ही चले, वहाँ दिखा के क्या? उसे देख के चला था बहुत। अच्छा, यहाँ क्या अचानक खराब हो गया? यहाँ आके अचानक ही खुशी हुई साइड। किसी सवारी को थोड़ी लगी? नहीं, सवारी को कुछ भी नहीं हुआ। वर्ल्ड हेरिटेज डे सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट पे लिखा कि अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। यह अद्वितीय, विविधता वाली और समकालिक है। राजस्थान अपनी परंपराओं और ऐतिहासिक स्मारकों के साथ विरासत में एक विशेष स्थान रखता है। हमारी विरासत को संरक्षित करने की जरूरत है। पोखरण में न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम बिन पानी जिंदगानी का बड़ा असर देखने को मिला। जिले में पानी की किल्लत से लोगों को होने वाली समस्या की खबर को न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अब विभाग हरकत में आया और इलाके में टैंकरों से पानी सप्लाई शुरू कर दी गई है। न्यूज 18 द्वारा चलाए जा रही बिन पानी जिंदगानी मुहिम का दमदार असर व लगातार प्रशासन भी इस मामले को लेकर सख्त नजर आ रहा है। आज न्यूज 18 ने पॉइंट 0 पे जाकर पुरोहित सर गाँव की पानी व्यवस्था का जायजा लिया और पानी व्यवस्था को लेकर न्यूज 18 ने आम लोगों से संवाद किया। इस खबर को देखते ही जैसलमेर के एससी डीके नागौरी जो तुरंत सख्ते में आए और इस मामले को लेकर अधिकारियों की मीटिंग की और न्यूज 18 से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या पानी जिंदगानी मुहिम है, वाकई में एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। इसके अंदर जब भी हमें इस गाँव में या इसके साथ साथ अभी हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी भी अपने लगातार कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पर भी दिक्कत आती है उसमें उस जगह को पानी, जहाँ पर भी पानी की दिक्कत आती है वहाँ पर तुरंत पहुँच करके पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे आज अभी न्यूज 18 की तरफ से जो हमें खबर मिली थी तो वहाँ पर टैंकरों द्वारा भी पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहाँ पर भी और भी कहीं दिक्कत आती है उस जगह पर तुरंत टैंकर द्वारा भी सप्लाई की जाती है और परमानेंट इसका सॉल्यूशन है वो भी निकाला जाता है। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की बिहार में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद मक्का मदीना की यात्रा से लौट आए हैं। इस मौके पर पोखरण पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और सफल धार्मिक यात्रा की बधाई दी। इस मौके पर हमारे संवाददाता सावलदान रत्नू ने उनसे खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। कैबिनेट मंत्री विदेश यात्रा फिर मक्का मदीना यात्रा फिर उम्रा के बाद पोखरण पहुंचे हुए उनका भव्य स्वागत हुआ। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करने के लिए मौजूद इनसे बात करते। सर, पहले तो आपको न्यूज 18 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसी सर यात्रा रही? जो ये रमज़ान का पाक महीना है और हमारे ये रमज़ान का बहुत बड़ा महीना होता है। 12 महीने में से ये एक ऐसा महीना है जिसमें व्यक्ति अपने देश के लिए तमाम जो दुआएं होती है, रमज़ान में जो रोज़ा रखा जाता है, इबादतें की जाती है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। और रमज़ान के महीने में जो उम्रा का जो होता है यात्रा, वो एक उम्रा हज के बराबर है। तो इस महीने में विशेष उम्रा करने जाता है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर रमज़ान के महीने में 10 से 15 दिन वहाँ इबादत भी कर लें और रोज़े भी रख लें। तो वहाँ अच्छी यात्रा है और हमें वहाँ अल्लाह ताला से यही दुआ कि देश में अमन चैन शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे। और मैं समझता हूँ इस पाक महीने में लोग सब अपने घरों में बात कर रहे हैं और ज़रूर इसी दौर से पूरे देश में अमन चैन बना रहे। सर, वतन वापसी को लेकर लोगों में उत्साह है, लगातार स्वागत है। देखो, हम तो हमेशा लोगों के बीच में बने रहते हैं और कभी भी बिना कोई काम के बैठते नहीं। और ये 10 दिन ज़रूर मैं बाहर रहा तो लोगों की जो दुआएं और हमेशा लोगों का साथ मिलता है। हम भी चाहते हैं कि लोगों का, एक राजनेता यही चाहता है कि लोगों का साथ हमेशा रहे और यही चाहते हैं कि हम जनता की ईमानदारी के साथ सेवा करें। ये थी न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत बनी। राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री वतन वापसी पर लोगों में उत्साह, हर कोई स्वागत करने को उनके आतुर नजर आ रहा है। कैमरामैन अमित वैष्णव के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। और अब बात जैसलमेर की, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव दौरे पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले में केंद्र की योजनाओं का निरीक्षण किया
और पाया कि जिले में केंद्र की योजनाओं के विकास कार्यों में ढिलाई की जा रही है। इससे नाराज केंद्रीय मंत्री ने योजना से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जैसलमेर में जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं, उसे धरातल पर पूर्ण रूप से अभी तक नहीं उतारा गया, जो बड़ी चिंता का विषय है। केंद्र सरकार द्वारा पूरी सहायता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की कमी नहीं की जा रही। नीति आयोग के द्वारा पूरा मार्गदर्शन दिया जा रहा है। नीति आयोग के द्वारा उसके इंडेक्स भी तय किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि राजस्थान सरकार द्वारा दो विषय विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में जितने अधिकारियों की संख्या की नियुक्ति होनी थी, उतने अधिकारी नियुक्त नहीं किए जा रहे। अधिकारियों का अभाव है, जिसके कारण योजनाएं जमीन तक क्रियान्वयन के स्तर पर नहीं आ पा रही है। और दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर के राजस्थान सरकार को जो काम करने चाहिए, राजस्थान सरकार संतोषजनक रूप से वो काम नहीं कर पा रही है। ये दुर्भाग्य का है। जयपुर रीट भर्ती परीक्षा धांधली में ईडी जांच शुरू। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान। कहा, ईडी ने परीक्षा धांधली से संबंधित मांगे थे मुझसे साक्ष्य। ईडी को डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अहम सबूत दिए हैं। कहा, पूरे प्रकरण में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई है। ईडी की जांच से रीट परीक्षा धांधली प्रकरण में हो सकता है बड़ा पर्दाफाश। शुरू में जो मैंने जानकारी तथ्य इकट्ठे किए थे बड़े सूत्रों के हिसाब से, तो 400-500 करोड़ का लगता था। अब इसमें 1000-1200 करोड़ के राशि इकट्ठी की गई है और पूरे माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं, पेपर लीक माफिया। और राजस्थान का जवान को खुले में लूटा गया है, उसके प्रमाण मैं मीडिया को भी दे चुका और ईडी को भी दे चुका। देखो, सरकार ने एक कहावत है, सांप को क्या मारो, सांप की माँ को मारो। सरकार सांपों को मार रही है, उनसे काम नहीं चलने वाला। सांप की माँ को पकड़ना पड़ेगा। सरकार ने पकड़ा नहीं, मेरे को भरोसा है ईडी पकड़ेगी और मजबूत कार्रवाई करेगी। जैसलमेर में भूपेंद्र यादव ने डेजर्ट सफारी की। भूपेंद्र यादव ने डेजर्ट सफारी का लुत्फ उठाया। यादव ने डेजर्ट नेशनल पार्क सुदासरी का दौरा किया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोडावण को भी देखा। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण के संरक्षण की गतिविधियों का जायजा भी लिया। ठीक है। वहीं जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोडावण प्रजनन केंद्र का निरीक्षण किया और समस्थित प्रजनन केंद्र का भी निरीक्षण किया। भूपेंद्र यादव ने प्रजनन के संबंध में वन्यजीव अधिकारियों से जानकारी ली, साथ ही केंद्र में हो रही गतिविधियों का जायजा लिया। इस दौरान यादव ने गोडावण के कृत्रिम प्रजनन से लेकर परिपक्व होने तक की प्रक्रिया को नजदीक से देखा। यादव ने वन विभाग द्वारा गोडावण के संरक्षण और संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। और अब बात करते हैं बाड़मेर की उस बेटी की जिसने सफलता की वो कहानी लिखी, जिसके बाद बेटियों की कब्रगाह कहे जाने वाले बाड़मेर की किस्मत बदलने वाली है और वहां की दूसरी बेटियां भी अब सफलता के लिए नए कीर्तिमान हासिल करने वाली हैं। जब घर में खुशियों के फूल खिलते हैं तो चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान उभरती है। जब सपनों की ताबीर होती है तो चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान उभरती है। जब मेहनत से मुकाम हासिल होता है तो चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान उभरती है। सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर ही नहीं बल्कि हर उस शख्स के चेहरे पर जिनकी वजह से उस शख्स ने सफलता पाई है। बाड़मेर के बायतू की रहने वाली नेहा चौधरी के घर भी जब से ये खबर आई है कि प्रिया जिले की पहली सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनी है, तब से पूरे परिवार में खुशियां छाई हुई हैं। आगे ढूंढना ही है, इसकी मर्जी है। और हम तो यही चाहते हैं कि आगे अपना नाम रोशन करे, अपने दादाजी का नाम रोशन करे। दादाजी बहुत आगे अपने समाज में और सब अच्छे बने हुए थे, तो मैं सोचती हूँ दादाजी की तरह अच्छी बने और अपना नाम बनाए। नंबर आने का तो हमारा पूरा भरोसा था। 10वीं में बोर्ड में इसके मैथ्स में 100 में से 100 नंबर आए थे। इंटेलिजेंट थी,
एक एयरफोर्स की और परीक्षा दी थी, उसमें भी ये पास हो गई थी, उसमें गई थी। इसमें हमारा पूरा भरोसा था। सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनने वाली प्रिया चौधरी की प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर से ही हुई है। उसके बाद जोधपुर के एमबीएम से ग्रेजुएशन करने के बाद उसने सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया और गणित में 200 में से 200 अंक हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंकिंग में 1604वां रैंक हासिल किया। काफी अच्छा लगा कि मुझे भी देख के और भी लड़कियां कुछ एसएससी की तरफ आना चाहेंगी, क्योंकि एसएससी में बाड़मेर की बहुत कम बच्चे, लड़के भी कम ट्राई करते हैं एसएससी में, क्योंकि इसमें मेनली इंग्लिश होता है और मैथ्स होता है, तो बच्चे इससे पहले से डर जाते हैं। तो लड़के भी काफी बाड़मेर से बाकी जो राजस्थान के बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें बाड़मेर के फिर भी इसमें कंपैरेटिवली काफी कम है एसएससी में लड़के भी। कुछ समय पहले तक बाड़मेर को बेटियों का कब्रिस्तान कहा जाता था, लेकिन स्थितियां अब बदल रही हैं। यहाँ की बेटियां भी मिसाल कायम कर रही हैं। प्रिया की सफलता को देखकर तो यही लग रहा है, अभी तो सिर्फ बाड़मेर की प्रिया ने उड़ान भरी है, दूसरी बेटियों के लिए आसमां अभी बाकी है। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। और आरक्षण पर आर पार दौसा सांसद जसकौर मीणा आज करेंगी प्रेस वार्ता। आरक्षण वाले बयान पर प्रतिक्रिया देंगी। जसकौर ने कहा, सक्षम लोग आरक्षण छोड़ रहे हैं। किरोड़ी मीणा और मुरारी मीणा ने इस्तीफे की मांग की। आज सुबह 11 बजे जसकौर प्रेस वार्ता करेंगी। और मरुधरा में संग्राम, जसकौर के बयान पर सियासी जंग, किरोड़ी के बाद कांग्रेस का भी बड़ा हमला, आरक्षण के बयान पर आर पार। ना कॉलेज पढ़ी ना स्कूल पढ़ी, हम तो यूं ही गुड़कते गुड़कते, वो कहते हैं ना कि नदी में गिर जाता है बेडोल पत्थर, पानी के थप्पड़ों से गोल होता है, हम वो हैं। लेकिन अब जब मैं बन गई तो मैंने अपने बच्चों का आरक्षण बिल्कुल छोड़ा, मेरी बेटियों का आरक्षण छोड़ा। यही वो बयान है जिसे लेकर मरुधरा में महाभारत छिड़ी है। अपने तो अपने, कांग्रेस भी जसकौर मीणा के आरक्षण वाले बयान पर आर पार के मूड में है। लेकिन पहले सुनिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जसकौर मीणा के आरक्षण वाले बयान पर पलटवार। अब वो कुछ भी कहते हैं, उनका वक्तव्य है, लेकिन अभी वो सक्षम नहीं हुए। अभी उनको और आवश्यकता है। ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, इनका कोई तुक नहीं है ऐसे बयानों की। मैं छोड़ रही हूँ तो सांसद से इस्तीफा दे देना, अभी छोड़ रही है तो अब चुनाव हो जाएगा, दूसरे को मौका मिल जाएगा। भले ही किसी और मुद्दे पर किरोड़ी और मुरारी लाल मीणा में ना बनती हो, लेकिन जसकौर मीणा के बयान पर मुरारी लाल मीणा भी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मुरारी लाल मीणा का कहना है कि अगर जसकौर मीणा सक्षम हो गई हैं, तो उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जसकौर मीणा ने रिजर्व सीट से चुनाव जीता है। किरोड़ी लाल जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। तुरंत उसको ऐसी भाषा बोलने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दो। आज मैं स्वयं जनरल सीट से विधायक हूँ और मैं कह दूँ मुझे एसटी का कोई बेनिफिट नहीं दिया, मैं नहीं लूँगा। मैं एसटी में नहीं होता तो न तो मैं पढ़ता, न लिखता, न नौकरी करता, और मेरे में काबिलियत यदि पैदा हुई तो मैं एसटी का था, सरकारी फैसिलिटी से हुई, इसलिए आज मैं विधायक हूँ। वो तो स्वयं ही जनरल रिजर्व सीट से सांसद है। यही नहीं, मुरारी लाल मीणा ने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा है। वो आरएसएस के कहने पे, क्योंकि आरएसएस हमारे समाजों में एसटी-एससीओ में कुछ गिने चुने लोगों को पालती है और उनकी नीयत आरक्षण पे ठीक नहीं है। वो एसटी-एससी के लोगों से ऐसे स्टेटमेंट दिलाते हैं ताकि आरक्षण को विवादास्पद बनाया जा सके। तो जसकौर भी हो सकता है उनमें से एक हो। साफ है, आरक्षण वाले बयान पर मरुधरा में सियासी संग्राम छिड़ गया है और ये जंग अभी और आगे जाने वाली है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। राजसमंद जिले की राजनगर पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन लॉटरी गेम ऐप लोन ऐप के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने ठगी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने देश भर के करीब 3000 से ज्यादा लोगों से एक दिन में करीब 1.25 करोड़ रुपए बैंक खाते में जमा करवाए थे। प्रदेश की सबसे नायाब
ऑनलाइन ठगी। पीड़ितों से खुलवाते थे बैंक खाता, फिर ठगी। राजसमंद जिले के राजनगर पुलिस फर्जी ऑनलाइन लॉटरी लोन कुवैत के नाम पर ठगी करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुब्बलगढ़ के बिरंड निवासी दीपचंद गमेदी की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए जांच की तो फर्जीवाड़े की परत खुलती चली गई। असल में आरोपी ने पीड़ित को लोन दिलाने के नाम पर एक निजी बैंक में फर्जी खाता खुलवा लिया और आरोपी इस खाते में आराम से अवैध लेन देन कर रहा था। इस तरह का खेल जो था ये लंबे टाइम से चल रहा था, जिसमें आज पुलिस के द्वारा जिन्होंने अकाउंट बेचे हैं, जो ई मित्र संचालक है राज्यावास के रहने वाले, और किशन लाल जैन जो मेन इसका जो ऑपरेट करने वाला था, उसको आज पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में जो बातें सामने आई उसमें एक बड़े सुनियोजित ठगी का पर्दाफाश हुआ है। आरोपी ने बताया कि उन्होंने 7 बैंक खाते खुलवाकर मुंबई भेजे थे। उन्हें प्रति बैंक खाता 1 लाख रुपए मिलता है। केवल एक खाते में एक दिन में देश भर से करीब 3080 लोगों के करीब 1 करोड़ 11 लाख रुपए जमा हुए। खाते में 2 लाख पूरे होते ही दूसरे बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। राजसमंद पुलिस की टीम ने मुंबई और राजसमंद की साइबर ठगी करने वाले आरोपी किशन लाल जैन, राजमल रेगर और प्रकाश चंद खरोला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सबसे पहले ऋण जरूरतमंद लोगों को टारगेट करते थे और उन्हें सस्ते ब्याज पर लोन का झांसा देकर अपने साथ बैंक लेकर जाते थे। ऐसे होती थी ऑनलाइन ठगी और बैंक फॉर्म स्वयं ही भरकर अपने साथियों के बताए अनुसार उन बैंक खातों में मोबाइल नंबर जुड़वाते थे। बैंक पासबुक, चेक बुक, एटीएम कार्ड कोरियर के माध्यम से आने पर बैंक खाते में लिंक मोबाइल नंबर पर कॉल आता था तो वो उनके बताए पते पर प्राप्त कर लेता था। बैंक पासबुक, चेक बुक और एटीएम कार्ड पार्सल बनाकर मुंबई भिजवा दिया जाता था और मुंबई में बैठे इनके गिरोह के सदस्य बैंक पासबुक, चेक बुक व एटीएम कार्ड रिसीव कर लेते थे। करंट बैंक खाता बेचने पर 50,000 से 1 लाख रुपए प्रति बैंक खाता मिलता था। देखा जाएगा कि इस तरह के अकाउंट्स में और किन किन सोर्स से, किन यूपीआई के माध्यम से पैसा आया और उस पैसे का ट्रांजैक्शन अर्थात विड्रॉ का क्या प्रोसीजर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।